माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है ना राम मंदिर, तो इसका बीजेपी से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों उछलते रहते हैं भाजपा वाले। अगर आपकी शराब पॉलिसी, आबकारी नीति इतनी सही थी तो उसको वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों पर ही जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाते थे उसमें ही आपके ही फील्ड को किसी ने कब्जा कर लिया कहा जाए। बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उसी तरीके से है जैसे ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे। राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन टाइप चल रहा है, चीजें चल रही हैं कि राघव चड्ढा गायब हैं, राघव चड्ढा ऐसे वक्त में पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, क्या राघव चड्ढा खुद को बचा रहे, इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को फोर फ्रंट पे रखा गया। अगर आप विपक्ष की राजनीति में हैं तो तैयार रहना पड़ेगा, और ऐसी तानाशाह सरकार होगी तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस कांग्रेस के खिलाफ आप थे वो कांग्रेस आज आपके साथ खड़ी है। वहां जो तब आप लोगों ने किया था वो एक तरह से मतलब अफसोस होता है कि वो नहीं करना चाहते इस तरह से। संजय जी 6 महीने जेल में रहना पड़ा, कभी लाइफ में सोचा था, मतलब एक आम आदमी की तरह अगर देखा जाए जेल में जाना बहुत बड़ी चीज़ होती है? नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचा था, क्योंकि ये पहली जेल यात्रा नहीं थी मेरी। इसके पहले भी मैं अलग अलग आंदोलनों में जेल जा चुका था पहले। तो अगर आप राजनीति में हैं तो माला भी पहनाते हैं लोग, ताली भी बजाते हैं आपके भाषण देने पे, और जब विपक्ष की ऐसी तानाशाह सरकार होगी तो जेल भी जाना पड़ सकता है। उसमें कोई मतलब इस बात के लिए अगर आप विपक्ष की राजनीति में हैं तो तैयार रहना पड़ेगा, और ख़ासतौर से जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं तो ज़रूर तैयार रहना पड़ेगा। तैयार रहना पड़ेगा। आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं और उनके लिए आप लोगों ने एक उपवास रखा था, बड़ा आप लोगों ने उसको उपवास का नाम दिया और सोशल मीडिया पे आपके जो विरोधी हैं उसको रोज़ा का नाम दे दिया, क्या कहेंगे इस पर? देने दिए, उनके पास कोई काम तो है नहीं, वो ये तो बता नहीं सकते कि कितने लोगों को एजुकेशन दी, कितनी नौकरी दी, कितनी महंगाई कम करी, यही सब करना है उनको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये इस देश के लिए खतरनाक पार्टी है, ड्रामेबाज पार्टी है और महाभ्रष्ट पार्टी है, तानाशाह पार्टी है, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। आप बात करेंगे नौकरी की, वो कहेंगे रोजा और पता नहीं क्या क्या, ईद, इसी में लगे रहेंगे। भाई एक उपवास के कार्यक्रम को हास्यास्पद बना के आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप भ्रष्टाचार का नाम ले रहे हैं क्योंकि आप सरकार में जब आप लोग राजनीति में आए तभी आप भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ उठाकर आए थे, लेकिन अब आप लोगों पर ही जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज़ उठाते थे उसमें ही आपके ही फील्ड को किसी ने कब्जा कर लिया कहा जाए। बीजेपी आपके ऊपर, जिस पार्टी को कहा जा रहा था कि हम अलग तरह की पार्टी बीजेपी कैसे कब्जा कर लेगी? भ्रष्टाचार का आप कह रही है कि आप भ्रष्टाचारी हैं। बीजेपी का भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना उसी तरीके से है जैसे ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे। बीजेपी कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल सकती है? मतलब ये गोदी मीडिया उनके सपोर्ट में है इसलिए वो बोल सकते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। मतलब अजीत पवार पे आप 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाएंगे, फिर उसको गले लगा के वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। हसन मुशर्रफ पे आरोप लगाएंगे, उसको मंत्री बनाएंगे। प्रफुल्ल पटेल पे आरोप लगाएंगे, फिर शामिल कर लेंगे अपने साथ। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। नारायण राणे पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे और उनको अपने साथ शामिल कर लेंगे। जनार्दन रेड्डी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, हेमंत विश्व शर्मा, कितने नाम लूं आपको? देश भर के भ्रष्टाचारियों को चुन चुन के, अशोक चौहान चुन चुन के बीजेपी में अपने साथ मिलाया इन लोगों ने। नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का आरोप लगाते थे, शामिल कर लिया। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम बीजेपी को अपने चेहरे पर कालिख लगा के ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना चाहिए। ये तो आपकी जो स्ट्रेटेजी थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, लगातार आपने यूपीए सरकार को, कांग्रेस को घेरा और आप लोग भी राजनीति में इसी पैटर्न पे आए, तो आपसे वही आपकी चीजें छीन कर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जो आप आरोप लगाते थे आप पे भी आरोप लगा रहे हैं। तो हम आप इनके भी जो सच्चाई है वो सामने रखें। आरोप लगाने से थोड़ी कुछ आप देखिए, ये जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला बना है, 10वीं का बच्चा यहाँ बिठा दीजिए, मैं 3 मिनट में समझा दूंगा क्या आरोप है, वो बता देगा आपको कि कुछ नहीं इस मामले में। एक आदमी को आप गिरफ्तार 16 सितंबर को छापे मारते हैं मंगूठा रेड्डी पे, 16 सितंबर 2022 को। उसी के बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लेते हैं। 16 जुलाई को उससे केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट लेते हैं। 18 जुलाई को आप उसको बेल दे देते हैं। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी।
शरद रेड्डी के यहाँ आप 9 नवंबर 2022 को छापे मारते हैं, 10 दिसंबर को उसकी गिरफ्तारी करते हैं, 25 अप्रैल 2023 को उसको बेल मिल जाती है। राघव रेड्डी मंगुट्टा रेड्डी मिलकर 10 बयान देते हैं, 8 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं लेते हैं, अंतिम के 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं और उनको बेल मिल जाती है। 12 बयान शरद रेड्डी देते हैं, अंतिम के 2 बयान में केजरीवाल का नाम लेते हैं, 10 बयान में नाम नहीं लेते हैं, मतलब उनको बेल मिल जाती पिक हो रहा है और इसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया। मजेदार बात समझिए बिल्कुल कि जिन बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम मंगुट्टा रेड्डी, राघव रेड्डी और शरद रेड्डी ने नहीं लिया, उन बयानों को अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया, छिपा लिया गया उसको कोर्ट से। लेकिन इसमें एक बात तो होगी ना कि जो कहीं भी पूछताछ होती है तो धीरे धीरे करके वो चीज़ों को उगलते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। एक बार में कोई किसी को पकड़ पीएमएलए में ऐसा नहीं है, यही कहा जाता है ना, तर्क तो सादा यही है। पीएमएलए में ऐसा नहीं है कि मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान के बराबर ही महत्व सेक्शन 50 में दिए गए बयान का है और उसमें आपको झूठ बोलने की गुंजाइश नहीं होती। मैं अपना नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप किसी से भी पूछिएगा जिससे ईडी पूछताछ करती है, उसको कहती है देखिए भाई आपका बयान सेक्शन 50 में दर्ज हो रहा है, अगर आपने झूठ बोला तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप आ जाइए अरविंद केजरीवाल के केस में, अगर आपने 12 बयान लिए, आप कह रहे हैं अंतिम के 2 सही हो सकते हैं, अंतिम के 2 ही सही हो सकते हैं, यही तो आपका सवाल है। तो अगर 10 झूठ है तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आप कह रहे हैं कार्रवाई नहीं होगी? नहीं हुई, ना शरद रेड्डी पे, ना राघव रेड्डी पे, ना मंगुट्टा रेड्डी पे। आप जब ये बात करते हैं कि शराब नीति के ऊपर बातें हो रही हैं और आप बता रहे हैं कि सारी चीज़ों में आपको फंसाने की कोशिश हुई, अगर आपकी शराब पॉलिसी, आबकारी नीति इतनी सही थी तो उसको वापस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अरे भाई वही शराब नीति पंजाब में चल रही है, तो दिल्ली में वापस क्यों लिया? वहाँ पे सरप्लस वापस इसलिए लिया कि यहाँ पे ठेके जो निर्धारित किए गए थे, यानी कि पुरानी शराब नीति में जितना ठेका था उतने ही ठेके नए शराब नीति में थे, लेकिन नई शराब नीति में इन लोगों ने कहीं पर भी ठेके खुलने नहीं दिए और इसके कारण से रेवेन्यू लॉस हुआ और उसको वापस लेना पड़ा। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर हम लोगों के पास तो है नहीं, तो उन्होंने शराब के ठेके खुलने नहीं दिए और उसके बाद ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ी। ये बिल्कुल गलत प्रचारित किया जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी थी इसलिए हमने उसको वापस लिया। सवाल ये है कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी कि आपके सबसे बड़े नेता को जेल में डाल दे, क्योंकि उनको पता है जब लेगी तो नहीं, उनको पता है कि आपके पास इमोशनल एस्पेक्ट है। देश में जब भी कोई बड़ा नेता जेल जाता है तो उसके फॉलोअर्स और बढ़ जाते हैं। ये सबको पॉलिटिकली आप भी समझते हैं चीजों को, हम लोग समझते हैं, तो इमोशनली कार्ड उनको पता है, फिर ऐसा रिस्क क्यों लेगी? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 400 पार का नारा वाकई सच होता तो कतई मोदी जी ये काम नहीं करते। इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूं, और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट होंगे उनसे पूछिएगा कि 400 पार के नारे में और किसी भी नेता को अगर ये लगता है कि वो एक तरफा जीत रहा है चुनाव, तो कभी हथकंडे नहीं अपनाता है वो कि 2-2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दें, सांसद को, मंत्री को, सबको उठा के जेल में डाल दें। ये काम नहीं करता है वो। हार का डर है बीजेपी को? बिल्कुल है। सैचुरेशन पॉइंट पे खड़े थे 2019 में। महाराष्ट्र में सीटें कम होंगी, बिहार में सीटें कम होंगी, राजस्थान में सीटें कम होंगी, मध्य प्रदेश में सीटें कम होंगी, दिल्ली में कम होंगी, पंजाब में कम होंगी, हरियाणा में कम होंगी। आप कह रहे हैं बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान जिसमें विधानसभा चुनाव अभी कंप्लीट हुआ है, जहां बीजेपी जीती है, झारखंड में सीटें कम होंगी, वहां बीजेपी की सीट कम हो जाएगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान में पूरी की पूरी सीटें बीजेपी के पास थी, लगभग कम ही होंगी, इसलिए घबराए हुए हैं। किसी भाई आप समझिए कि इनकी 60-70 सीटें भी कम हो गई तो 300 सीटें थी इनकी, लगभग 303 कितनी, तो नहीं बननी इनकी सरकार। 180 का आंकड़ा जो राहुल गांधी जी ने बोला उस दिन यहाँ 31 मार्च की रैली में, वो लगभग सही है, उतने पे ही जाएंगे। और ये जीत रहे होते तो ऐसी कार्रवाई नहीं करते, कोई भी राजनेता नहीं करता, मोदी नहीं, कोई भी नहीं करता। अरविंद केजरीवाल जेल में, मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, आप जेल से छूटकर आए हैं। आपके मतलब इतना सारा जो है आपके यहाँ आरोप पे लग रहा है, क्या कहीं ना कहीं एक पॉइंट में डेंट लगा है आम आदमी पार्टी की छवि पे लोगों की नजर में? एकदम नहीं। सच सामने आया है लोगों के, और ये भी सच सामने आया है कि शराब घोटाला तो दरअसल बीजेपी ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद रेड्डी से तो बीजेपी ने ली है, उसकी तो मनी ट्रेल भी सामने आ गई। एक आदमी ईडी की कस्टडी में है। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। किंगपिन शरद रेड्डी
10 नवंबर को गिरफ्तार होता है, 15 नवंबर को उसने 5 करोड़ रुपए कैसे दे दिया? उसके खाते नहीं सीज किया आपने? ईडी की कस्टडी में एक आदमी 6 महीने तक है और उसने 55 करोड़ रुपए बीजेपी को दे दिया, और मोदी जी को और नड्डा जी को और अमित शाह जी को पता ही नहीं चला। हवा में सब पैसा पहुंच गया बीजेपी के खाते में। शरद रेड्डी जब बीजेपी को पैसा देते हैं, जब बीजेपी को शरद रेड्डी को पैसा देते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी पार्टियों को शरद रेड्डी ने पैसा दिया है। अरे भाई, बीजेपी को कब दिया है पैसा? टाइमिंग के हिसाब से आप ये सवाल तो ये मतलब ये बुरा मत मानिएगा, ये बड़े हास्यास्पद सवाल है। जब एक आदमी ईडी की कस्टडी में शराब घोटाले में है, किंग पिन है, ईडी जानती है, बीजेपी जानती है, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि किंग पिन पकड़ लिया शरद रेड्डी को, उसके बाद उसने पैसा दिया, उसके खाते क्यों नहीं सीज हुए? एक आदमी को किंग पिन कह के आपने गिरफ्तार किया और उसके बाद उसने सीक्वेंस मिला लिए कब कब तो वो गवाह हो गया। फिर वो गवाह हो गया, अप्रूवर भी हो गया, पैसे भी दिए। और आपके यहाँ भी तो खूब इलेक्टोरल बॉन्ड पे आप लोगों ने छापा, कई सीरीज, 3-4 सीरीज आपने छापा। कई स्टोरी। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूँ, देश के लोगों को जगना होगा। अब आते हैं आपके पार्टी पे। अगर जिस तरह का सिचुएशन है, बार बार एक चीज़ें कहा जा रही है कि संवैधानिक चीज़ों को देखते हुए जेल से सरकार नहीं चल सकती, इन सब का हवाला देते हुए अगर एलजी या राष्ट्रपति शासन की बातें, इन तरह की बातें होती हैं, मतलब सरकार आपके यहाँ से निकलने की उस मौके पे या उस तरह की सिचुएशन पे आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है? अच्छा, कैसे लग जाएगा भाई राष्ट्रपति? नहीं, मैं आपसे एक हाइपोथेटिकल, हाई कोर्ट ने 3 पिटीशन खारिज कर दी भाई। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन के पीछे भी कोई आधार होना चाहिए ना। हमें एलजी वाला, हर बात में आपको एलजी रोकते हैं ना, ऐसा आप आरोप लगाते हैं, मैं उसी पे आ जा रहा हूँ। एलजी ने संविधान नहीं बनाया ना, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थोड़ी है ना, नरेंद्र मोदी जी ने संविधान बनाया है। भारत का संविधान बनाया है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, वो किसी विनय सक्सेना ने और नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया है। प्रॉब्लम ये है, ये लोग बनाए होते तो आपकी बात में मान लेता। अब ये तो बनाया नहीं है संविधान। हो सकता है बाबा साहब को अंदेशा रहा होगा कि 75 साल के बाद एक सरकार बनेगी इस देश में, ऐसी तानाशाह, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखा था। नहीं तो लिख देते कि फर्जी मुकदमा होने पर भी अगर आपको जेल भेजा जाए तो तुरंत इस्तीफा दीजिए, तो ऐसा नहीं लिखा है ना। 3 पिटीशन खारिज हो चुकी है हाई कोर्ट से। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को फोर फ्रंट पे रखा गया, पार्टी ने रखा, तो ये सवाल कम्युनिकेशन में इस समय वही है, परिवार के नाते वही कम्युनिकेशन में है, उन्हीं की मुलाकात हो पा रही है, उन्हीं से बातचीत हो पा रही है। तो जो निर्देश केजरीवाल जी का आता है उनके माध्यम से हम सब तक पहुंचता है। जहां तक पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, 10 बार बता चुके, दिल्ली की जनता के बीच में सर्वे करके बता चुके, विधानसभा में बहुमत लेके बता चुके, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। एक और आपकी पार्टी से ही है कि राघव चड्ढा को लेकर सोशल मीडिया पे एक बड़ा कैंपेन टाइप चल रहा है, चीज़ें चल रही हैं कि राघव चड्ढा गायब हैं, राघव चड्ढा ऐसे वक्त में पार्टी के साथ नहीं खड़े हैं, क्या राघव चड्ढा खुद को बचा रहे, इस पर क्या कहेंगे? अभी पार्टी के अंदर हर आदमी अपने अपने किसी काम में लगा हुआ है, उसके लिए हम कहाँ तक जो जिसको सोचना है सोचने दीजिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। उस पर आप कोई क्लियर जवाब नहीं देंगे? कुछ भाई, तो आपके पार्टी का नेता, अगर इतना इंपॉर्टेंट नेता जो लगातार फोरफ्रंट पे रहा, वो अचानक नहीं है। बहुत सारे लोग अपने कामों में व्यस्तता होती है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी लोग हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है, वो है राम मंदिर का। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद हो, कई नेता लगातार जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग, क्योंकि ये वोट बैंक उनके पास है, उनके पास ऑप्शन है कि हमने राम मंदिर बनवाया है, आप हमें वोट दीजिए। लोग, आपके पास उसका क्या काउंटर है? नहीं, उसका मतलब क्या है? मतलब राम मंदिर हमने बनवाया है, मतलब इसका क्या मतलब है? तो भाई तो मैं पूछ रहा हूँ, आपके काउंटर क्या है? इसके लोगों के चंदे से बनाया है ना राम मंदिर। रास्ता निकालना? नहीं, रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। प्राण प्रतिष्ठा में सबसे आगे वो थे, सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है ना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बना है ना राम मंदिर, और देश के करोड़ों लोगों की आस्था है उसमें। तो इसका बीजेपी से क्या लेना देना है, मुझे समझ में नहीं आता। क्यों उछलते रहते हैं भाजपा वाले, क्या वजह है? प्रभु श्री राम इस देश के लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, उसमें चाहे भाजपाई हों, चाहे समाजवादी वाले हों, चाहे आम आदमी वाले हों, चाहे कांग्रेसी हों, जिनकी आस्था होगी वो प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन अपने हिसाब से करेगा। उसमें बीजेपी का क्या लेना है? तुम कौन, मैं खामखा, क्या मतलब है भाई तुम्हारा? तुम गेटकीपर हो राम मंदिर के, आप गेटकीपर है राम मंदिर के। कार्ड बांट के कार्ड बांट लिया, अरे भाई ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हर आदमी अपने हिसाब से, जब उसका मन होगा, जब उसकी सुविधा होगी,
जाएगा। गए थे ना केजरीवाल जी। आपको नहीं लगता कि इसका असर कोई केजरीवाल जी और भगवंत मान जी अब असर की बात आप करेंगे, फिर मैं उनकी चंदा चोरी पे बोलूंगा। चंदा चोरी करने वाले लोग हैं भाजपाई। प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी किया है इन्होंने। और बताइए आप क्या जानना चाहते हैं? मैंने वो सारे कागज उजागर किए थे। इनका प्रभु श्री राम से क्या लेना देना है? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना विपक्षी पार्टियों का, उसको आप कैसे देखते हैं? सही भाई, मैं फिर वही अभी तो मैं बोल दिया, फिर आप कह रहे हैं मैं पूछ रहा हूँ कि क्योंकि लोगों वो गेट कीपर है क्या? भाजपाई गेट कीपर है क्या प्रभु श्री राम के मंदिर के? जब विपक्ष के जिस नेता का मन होगा जाएंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चलिए आप बताइए, श्री रामनाथ कोविंद जी को क्यों नहीं बुलाया गया प्रभु श्री राम के मंदिर का शिलान्यास जब हुआ? तो ये तो बुलाने वाले ही बता सकते हैं, मेरा तो उससे वास्ता नहीं है, तो मैं तो नहीं बता सकता। भाई राज्यपाल मौजूद थी वहां पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी मौजूद थे शिलान्यास के मौके पर, तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी क्यों नहीं मौजूद थे? बताइए, जवाब दीजिए इसका। नहीं किसी जवाब तो मैं नहीं दे सकता, उनके जवाब तो वही देंगे। भाजपा वालों से पूछ के बता दीजिएगा हमें। अच्छा चलिए वो भी छोड़ दीजिए, सबको बुलाया आपने और सबके जुलूस निकाले, हाँ ये नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे हैं, देखो ये नहीं आ रहे हैं। तुम सबकी आस्था, तुमने थर्मामीटर लेके तुम बैठे हुए, तुम सबकी आस्था चेक कर रहे हो। आपने हमारी बात के बीच में कहा था कि 2019 में बीजेपी सैचुरेशन पे थी। मैं एक सवाल ये है कि अगर वहाँ सैचुरेशन आपको लगता है, अभी जो आपका इंडिया गुट बना और वो सारे लोग साथ आए कि चलो बीजेपी को हटाना है, उस पर धीरे धीरे करके नीतीश कुमार बाहर चले गए, ममता बनर्जी ने अपनी अलग स्ट्रेटेजी रखी, आप लोगों की पंजाब में अलग स्ट्रेटेजी रही, तो ये गुट जो है एकजुट कहाँ दिखता है? फिर वो जो आप कह रहे हैं 180 पे रोक देंगे, देखो ऐसा किस बिना पे कैसे रोक देखो देंगे? ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एनडीए के गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ते हैं, वो भी लड़ते हैं। तो हम विपक्ष का स्पेस जहां है ही नहीं है बीजेपी के लिए, पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, वहां पे हम क्यों विपक्ष का स्पेस देंगे उनको? तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। चलिए एक आखिरी सवाल करते हैं कि आज आपके साथ कांग्रेस खड़ी है, जिस कांग्रेस के खिलाफ आप लगातार, आप लोगों ने आरोप लगाया, शीला दीक्षित पर आरोप लगाया, बहुत मास लेवल पे प्रोटेस्ट हुआ, ना आंदोलन हुआ, आप लोग की पार्टी बनी, सरकार बनी। जिस कांग्रेस के खिलाफ आप थे वो कांग्रेस आज आपके साथ खड़ी है, तो क्या कभी ऐसा लगता है कि वहाँ जो तब आप लोगों ने किया था वो एक तरह से मतलब गलती हो गई थी, या मतलब अफसोस होता है कि वो नहीं करना चाहते इस तरह से? देखिए, मुझे आज तक किसी ने, पत्रकार ने ये नहीं पूछा कि जिस अजीत पवार के 70,000 करोड़ का घोटाला मोदी जी ने निकाला था, उसके साथ मोदी जी कैसे खड़े? नहीं, वो सवाल मैं मोदी जी से पूछूंगा अगर मौका मिलता है तो। और मैंने मेरी स्टोरीज में करता हूं, तो इस सवाल मैंने अभी 2 दिन पहले ही पूछा है। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा, मैं यही कह रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि देश के चुनिंदा भ्रष्टाचारियों को अपने साथ शामिल करके बीजेपी वाले हमसे सवाल पूछते हैं, राज्य सरकारों को कुचलने और उनकी सरकारों को गिराने तोड़ने वाले सवाल हमसे पूछते हैं। हम ये बता रहे हैं कि देश में संवैधानिक संकट है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र बचेगा नहीं, सरकारें बचेंगी नहीं, विपक्ष बचेगा नहीं। ये मैं पूरी गंभीरता से बात कर रहा हूं। नहीं, मैं उस अफसोस की बात कर रहा हूं जी, मैं उस अफसोस की बात कर रहा हूं। इतना एग्रेसिव थे आप लोग कांग्रेस के खिलाफ, आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है, तो थोड़ा लगता होगा कि बहुत सारे लोगों से मतभेद होते हैं और उसके बाद तालमेल होते हैं, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है? तो इंडिया गुट की जो पार्टियां हैं वो कितना सीट लाने वाली हैं आपके हिसाब से? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है 2024 में, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और बीजेपी कितने पे सिमटेगी आपके हिसाब से? बीजेपी का तो जो राहुल गांधी ने कहा है वो आंकड़े ठीक है, 180 सीट। 180 सीट। और मैंने कल बता भी दिया था जंतर मंतर पे कि भाई इनके नारों की हकीकत क्या है। 13 राज्यों में 10 साल में इन्होंने अलग अलग समय में, और भी 2-4 बढ़ गए हैं उसमें, अलग अलग समय में इन्होंने नारे दिए। जो नारे दिए उससे हकीकत में सीटें 1/4 आई, उससे कम आई, ये हालत हुई। दिल्ली में भी 45 पार का नारा दिया था, 8 सीट आई यहाँ पे। 200 पार का नारा दिया था, 73 सीट वहाँ आई, 77 सीट बंगाल में। तो ऐसे ही है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत थैंक यू।